अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आपके हस्ब हाल का। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। और नाज़रीन, प्रोग्राम के शुरू में ही आपको लिए चलते हैं एक नए इशू के इसरार और रमूज़ जानने के लिए निज़ाम सक्का के दरबार आलिया में। क्या करेगा मेरे दरबार में आके जुनैद, मैं तो वैसे ही शर्मिंदगी से सर उठा नहीं सकता। क्या हो गया है? बस औलाद गंदी निकले तो नमोसी के अलावा और रहता क्या है, सर उठाने के काबिल नहीं रहता बंदा। अल्लाह जानता फ्रूट गंदा निकला है तो चलो वो मिल्क शेक वाले खरीद लेते हैं, गला गला उतार के फेंक देते हैं, बाकी का मिल्क शेक बना लेते हैं। तो शहरी मौसम ये फार्मूला शहजादे पे भी ट्राई करें ना, गला गला उतारने वाला। नहीं सरकार, ट्राई करें, मैंने कल ही तलवार तेज की है। रात का करूं, इसका दिल और दिमाग गंदा है, वो उतारा तो ये बचेगा नहीं। अब्बा हजूर, अगर औलाद से दिल चढ़ गया है तो OLX पे लगा दे, बेच दे। OLX पे क्यों लगाऊं, तुम्हें न लगाऊं? शहनशाह मुअज़्ज़म के शहजादे का दिमाग निकालने की बजाय ना, इसके दिमाग में जो कीड़ा है ना आपका बेटे होने का, वो निकाल लें आप किसी का। इसको ये एहसास दिलाएं कि ये काम शहरी है। सुन रहा है, बेशरम सुन रहा है, जलील करवा रहा है। मैंने आली जाए, इसने तो मुझे भी जलील करवा दिया है। पहले कौन सा तुझे डॉक्टर था और रमान कहते थे? पहले बड़े तेरे गलियों में नारे लगते थे। यार ये बात नहीं है, जो बैतुल माल में बादशाह सलामत ने गरीबों को बांटने के लिए चीजें रखवाई हैं, उसमें से ये निकाल निकाल कर खाता है। लोग मुझे कहते हैं तुम इसको कुछ नहीं कहते, ये बादशाह का बेटा है। यानी खरात खांदा है बादशाह का पुत्र? जी है। ਅਸੀਂ तो सुन ही नहीं सकते। जी तो चाहता अपनी गर्दन उतार लो। ना अब्बा हजूर, ऐसे ना करना। नहीं, एक तो उतारनी है, या तेरी उतारूंगा या अपनी उतारूंगा। अपनी इसलिए नहीं उतारना चाहता, अभी कल कटिंग करवाई है, उसने लिया भी 150 रुपया है। गर्दन उतार दी 150 जाया हो जाना है। तेरी उतारता हूं बेटा। अब्बा मेरी भी ना उतारियो, मैंने भी कल ब्यूटी पार्लर से फेशियल करवाया। फेशियल करा के भी कुछ नहीं बना, फिर तो उतार देनी चाहिए। हाय हाय, क्या कर दिया मेरे लाल ने? क्यों उस पे इतना गुस्सा चढ़ रहा तुझे? पूरी सल्तनत का हर बंदा बातें बना रहा है इसकी वजह से। हर आदमी के सामने जलील हो गया बादशाह, और ये सिर्फ तेरे लाड प्यार की वजह से बिगड़ा है। पहली गलती पे इसे थप्पड़ मारा होता, हरामखोर को तो आज ना मारना पड़ता। अब्बा हजूर, मुन्ने इतनी तहस ना दिला कि मैं तेरे खिलाफ ही वादा माफ गवाह बन जाऊं। बन जा वादा माफ गवाह। शहनशाह मुअज़्ज़म ना करे। मन ने कौन सा मर्सिडीज रखी हुई है, मन ने कौन सा महल बना लिए हैं। राइयो जूता ही है ना दरबार का, उतार के परे फेंकूंगा। मुझे अभी भी नंगे पांव चलने की आदत है। यो ताज है दरबार का, उतार के अपना साफा बांधूंगा सर पे और निकल जाऊंगा। तलवार तो अभी उसने पकड़ाई है, मैंने क्या करनी है तलवार भी। मुझे ना कोई ताना बानना दे और ना ही तड़ी लगा। मैं तो मास्की आज भी अपना काम नहीं भूला, आज भी अपनी औकात नहीं भूला। यो सोखे आजकल के बच्चे अपनी औकात भूल के साथ बाप को भी जलील करवा। ये शहनशाह मुअज़्ज़म की जो ज़हनी अप्रोच है, ये अगर हुक्मरानों को नसीब हो जाए तो सारे दुख ही खत्म। अल्लाह ने अगर बादशाह बनाया तो उसको एंजॉयमेंट भी ना करे। एंजॉयमेंट के लिए नहीं, अवाम की खिदमत के लिए आप लोग शहजादे और बादशाह बने। सुन रहा और जलील करवा बाप को। बदबख्त कल से तन्ने बाल्टी उठा के मोहल्ले में निकलना है। जिस घर में बारिश का पानी खड़ा, वो तन्ने बाल्टियां भर भर के निकालना है। अब्बा हजूर, मैं शहजादा हूँ। शहजादा है, टुंडा नहीं है। पानी की बाल्टियां भरते हुए मैं कितना बुरा लगूंगा। बाप तेरा मस्क भरते हुए तो बुरा नहीं था लगता। तै शहजादा नहीं है, तै एक मास्की का बेटा है। यो अपने जेन में बिठा, ये शहजादा निकाल जेन से, नहीं तो तलवार मैंने पकड़ ली हुई है और उसने बता भी दिया तेज भी की हुई है। दुहाई है आलम पना, दुहाई है गरीब की फरियाद सुनी जाए, आलम पना दुहाई है। मैं जब भी दरबार लगाता हूँ यो ही फरियादी आता है। ये पूरे इलाके में इसके अलावा कोई तंग भंग नहीं है। मुझे लगता है मैं एक दिन का बादशाह नहीं, एक फरियादी का बादशाह।
शहंशाह मुअज्जम, सब फरियादियों की शक्लें एक जैसी होती हैं, सिर्फ फरियादें मुख्तलिफ होती हैं। देखा, इस तरह फलसफे बयान कर करके जो मीडिया वाले बंदे को फंसाते हैं। हाँ, क्या बात है भाई, किस तरह आया इस दफा? आलमपना मेरी चौक में रेडी है फ्रूट की, यो सजादा आलम की बग्गी वहां से गुजरी, 100 पर भर के फ्रूट का भी लिया। मैं इस गरीब ने अगर पैसे मांगने की जरूरत की, चौक में आलमपना मुझे मारा पीटा भी, और जाते हुए मेरी रेडी भी उल्टा गए। अब्बा हजूर, बादशाह का बेटा, उसे फ्रूट खाने का भी हक नहीं है। उठ के खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, उठ के। यो इधर आ, जी हुजूर। यो ताज उतार के उसके सर पे रख, अब्बा हजूर, ये इंसाफ नहीं। उसके सर पे रख ताज उतार के। इंसाफ इसको कहते हैं। ये वापस ले ले, उसे खुला है। शहंशाह मुअज्जम, ये तो ना करे, अंदर 2-4 पतावे रख ले साहब। यो तलवार भी दे उसे। रात दरबारी, हाथ रखना कहीं बच्चा तलवार के वजन से गिर ना जाए। यो बालदा का बुर्का उतार के भी उसे दे, जल्दी कर। पहनाओ उसे, पहनाए। पहनाना है, कहीं उसमें लपेट दो उसको। पहनाए, जरा पता तो चले ना इंसाफ होता क्या है। उधर चल, उधर चल, दरबारी वाली जगह पे। यार जल्दी करे, दबा हो जा। अम्मा हजूर, आप देख रही है, आपके लश्ते जिगर के साथ देख रही है अम्मा हजूर की आंखों में कुकरे नहीं है। खामोश खड़ा हो जा। अब तुम शहजादे नहीं हो। रावजीर, जी सरकार। यो तलवार पकड़, अगर जरा सी भी आवाज निकाले गर्दन उतार देना इसकी, और इसका। आप मेरा बेटा उरे आके बैठ। बैठे शहजादा सलीम। जा मेरा बेटा, बैठ जा। यो तो लगता है बादशाह पे भी 302 लगवाएगा। सही गल है बादशाह सलामत, चपेट ज्यादा मुंह थोड़ा है। बादशाह सलामत, ये शहजादा लग ही नहीं रहा, ये राजनपुर का दूल्हा लग रहा है। ओह, शाही लिबास के बगैर तो तू मेरे नाल भी बुरा लगनी है। तै बता बेटा, शाही लिबास पहन के क्या महसूस कर रहा है? सच बताऊं आलमपना के यो पहन के मैं क्या महसूस करूं? बता। मोरा दिल करे कि मैं बाजार में जाके लोगों की रेड़ियां उल्टा दूं, औरतें जो पानी के लिए घड़े भर के जा मैं गुलेल के साथ उनमें सुराख करूं, और तो और के बैतुल माल से जितना भी चाहूं खा जाऊं, कोई मेरा हाथ रोकने वाला ना हो। यो क्या बकवास कर रहा है? शहंशाह मुअज्जम, अब आपको अंदाजा हुआ, अगर हल्के आदमी को भारी लिबास पहना दिया जाए तो उसकी सोच हल्की रहती है। ये भी अंदाजा हो गया होगा आपको कि इसमें आपके शहजादे का कसूर नहीं, आपकी तरबियत का कसूर है। देखा, हराम खोर करवा दिया ना बाप को भी जलील। बादशाह सलामत है, दिल ते ना लाओ, एदा ते मजा लाओ जरा। ये तो शहजादा लगन नहीं दिया, लगता पिछली बड़ी ते एदा बकरा फर्स्ट आया सी। बकरा फर्स्ट आया था या यो खुद फर्स्ट आया था? बादशाह सलामत, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਓ ਕੋਈ ਕੇਸ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਧੌਣਿਆਂ 'ਚ ਲਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਉਤਲਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। आलमपना यो भी वजीर है, ये महल की टूटियां ठीक करता है। दबाओ जा अपनी जगह पे। दिल्ले इलाही, अगर आप इजाजत देते हैं तो जाते जाते ये टूटी बंद कर दूं। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ महल ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਕੁਕੜੀਆਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। क्या बकवास कर रहा है? बादशाह सलामत, ये शहजादा लगता ही नहीं, लगता नेजे का बच्चा है। अरे भाई साहब, कहीं इस नेजी के साथ बादशाह की ड्यूटी देवे या महल के परनाले खोल ले है? इसकी कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब है, सिर्फ मॉनसून में आता है ये। रब्बा, कई इंसाफ के चक्कर में मुझसे भी गलती हो गई। रब बेटा उतार दे ताज, शहजादा लग ही नहीं रहा, सर्कस में एटम करने वाला चूहा लग रहा। शहंशाह मुअज्जम, तारीख गवाह है, जज्बात में किए हुए फैसले हमेशा जुगतों की नजर हो जाते। मत बोला करो तुम, तुम्हारी आवाज वजीरों वाली है ही नहीं, फकीरों वाली है। रहता है, यो बता, जी आलमपना, जब यो शहजादा सापर में फ्रूट भर रहा था तो तय उस वक्त कहाँ था? हाल गया, मेरे पास 2 किलो वाला बट्टा कम था, शहजादे ने मुझे तराजू की दूसरी तरफ बिठाया हुआ था। रात तेरे सदके जाऊं, जग्गा टैक्स भी लेता है तो वो भी तोल के लेता है। आलमपना, आपने खुद ही कहा था जो काम भी करो कानून के दायरे में रह के करो। यो क्या बकवास कर रहा है वजीर? जी सरकार। तो क्या मुंह देख रहा है, उतारता क्यों नहीं इसकी गर्दन?
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਇਹਦੀ ਧੌਣ ਨਾਲ ਲਵਾਓ, ਧੌਣ ਲੱਥ ਗਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਜ਼ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਚਣਾ ਹੈ। ले जाओ इसे और काल कोठड़ी में फेंक दो। चलो आगे लगो। अम्मा हजूर, तेरा बेटा काल कोठड़ी में जा रहा है, मोबाइल निकाल के इसकी वीडियो बना ले और वायरल कर दियो ताकि लोगों को पता हो कि इसका बाप कितना जालिम है। बेटा तुझे सजा हो रही है, तेरी टिकटॉक नहीं बन रही। चीजें उतार और तय भी जा यहाँ से। जी हजूर। फ्रूट वाले जरा तू बाहर आ, तुझे बाहर पूछूंगा। इसे वापस लेके आ जरा। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦਿਓ, ਕਦੀ ਲੈ ਜਾ ਕਦੀ ਲੈ ਆ। 8000 ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਚ ਵੀ 17% ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ। बड़ा बकवास न कर, वापस लेके आ इसे। ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਭਾਈ। बदतमीजी करता आवाम के साथ, माफी मांग उससे। अम्मा हजूर, जिन फ्रूटों की वजह से आप मुझे सजा दे रहे हैं वो कौन सा काला गुलू सेब थे, अमरूद थे, और वो भी गले हुए। इसने ऊपर 3-4 सही रखे हुए थे, बाकी नीचे सारे कीड़े वाले रखे हुए थे। इसे भी काल कोठड़ी में फेंको और इसे भी काल कोठड़ी में फेंको, और रोशनदान बंद करना। मुझे लगता है यो कैदी उड़ भी जाता है। दुहाई है आलम पना, दुहाई है हजूर, दुहाई है। ਚੱਲ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਲੱਗ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਸਮਝਿਆ। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। माशरती हवाले से या सकाफती हवाले से, दोनों तरह से ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है कि शादी ब्याह की तकारीब जहाँ पे पूरे के पूरे खानदान, फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं, वहां पे अब ये दोनों चीजें, मुजरा और शराब, बाकायदा आम आदमी के लिए बिल्कुल एक्सेप्टेबल हो गया है, काबिल कबूल हो गया है। और इसमें हमारे कई जो बुजुर्ग हैं, जो वैसे तो माशरे की बाज़ चीजों पे बड़ी वो मतलब सख्ती करते हैं उन पे, लेकिन शादी ब्याह के मौके पे कहते हैं जी यार दोस्त है, जरा खुशी का मौका है, जरा मौज मस्ती कर लेंगे। भाईजान, ना चाहते हुए भी मैं एक बहुत ही अजीब और गरीब मौजू पे आपके साथ अपना दुख दर्द शेयर करना चाह रहा हूँ। कोई बात नहीं यार, बड़ी देर में अवॉइड करता रहा, लेकिन मामला अब यहाँ तक पहुँच चुका है कि बगैर डिस्कस किए शायद बात बने ना। अल्लाह वो है कि हमारे यहाँ ख़ास तौर पे हमारे देहातों में शादी ब्याह के मौके पे दो इंतहाई नागवार और चीप किस्म की हरकत होती हैं। एक शराब नोशी और दूसरी प्रोफेशनल रक्स। एक तो वो रक्स था ना जो हमारी सकाफत का हिस्सा हुआ करता था, लुड्डी या छाप या इस तरह की किकली वगैरह, वो नहीं, सम्मी वगैरह वो नहीं। ये जो प्रोफेशनल डांसर्स को बुलाया जाता है, मुजरा जिसको कहते हैं। मैं ये लफ्ज नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है। यार मुजरे को अब मुजरा ही कहना है, यार उसको अब अदरक तो नहीं ना कहना। हाँ, अब तुम अंदाजा लगाओ ना कि ये एक ऐसा लफ्ज है जो मतलब शुराफा जो है या डिसेंट लोग जो हैं वो महफिलों में बोलते हुए भी अजीब सा महसूस करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये दो चीजें अब हमारे यहाँ शादी ब्याह की तकारीब में जो है वो एक लाजमी हिस्सा बन गई है शादी की तकारीब का। इंतहाई अफसोस की बात है। पिछले दिनों में पढ़ रहा था कि मियाँ चन्नू के गांव में ANF ने छापा मार के शादी की सिर्फ एक तकरीब से 700 शराब की बोतलें बरामद की। हाँ जी, सारी जांजली मंगाई होती है वहाँ बारात के लिए। मगर साथ ये भी थोड़ा सा तुम्हारी मेहरबानी, इस पे भी गौर कराओ गवर्नमेंट का। ANF फंड तो लेती है, ये भी तो पता करेंगे 700 बोतल आई कितों सी। अच्छा, ये भी मैं इसका, और इसके नतीजे में यहाँ पे हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो अपनी जिम्मेदारियां जो है वो कमा कऊ पूरी नहीं कर पाते। उसके नतीजे में और क्या क्या मसाइल पैदा हो रहे हैं उस पर भी बात करते हैं। तुम देखो ना कि माशरती हवाले से या सकाफती हवाले से, दोनों तरह से ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है कि शादी ब्याह की तकारीब जहाँ पे पूरे के पूरे खानदान, फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं, वहां पे अब ये दोनों चीजें, मुजरा और शराब, बाकायदा आम आदमी के लिए बिल्कुल एक्सेप्टेबल हो गया है, काबिल कबूल हो गया है। और इसमें हमारे कई जो बुजुर्ग हैं, जो वैसे तो माशरे की बाज़ चीजों पे बड़ी वो मतलब सख्ती करते हैं उन पे, लेकिन शादी ब्याह के मौके पे कहते हैं जी यार दोस्त है, जरा खुशी का मौका है, जरा मौज मस्ती कर लेंगे। यार मुझे माफ कर देना, बड़ा ही बुरा लगता है मुझे ये बताते हुए भी। हमारी चंद
خواتین بھی ایسی ہیں جو خامد کو باقاعدہ ہلاشیری دے رہی ہوتی ہیں، بجائے اس کے کہ اس پہ افسوس کا اظہار کریں یا اسے منع کریں، باقاعدہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ پی کے تو ببر شیر ہی لگ دے اور دیکھو کہ 2 گلاس اور پی کے تو ببر شیر بیچارہ مودہ پیا۔ کچھ عرصے پہلے تک ہمارے یہاں کوئی تصور نہیں ہوتا تھا کہ شادی بیاہ کے موقع پہ اس طرح کی لغو حرکتیں جو ہیں، بیہودہ حرکتیں جو ہیں وہ ایکسیپٹیبل ہو جائیں گی، کوئی تصور ہی نہیں تھا، ہوتی ہوں گی لیکن چھپ چھپا کے ہوتی تھی۔ اب تو اور یہ زیادہ بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ شہروں کی نسبت دیہاتوں میں، یہ ڈوشے ویلے کی ایک رپورٹ کے مطابق دیہات میں ہونے والی ہر دوسری شادی میں مجرا اور شراب نوشی عام ہو۔ یہ اور ایک ہمارے ہاں اردو اخبار کا جو ہفت روزہ ایڈیشن ہے اس کے سروے کے مطابق ہمارے ہاں مجموعی طور پہ 100 میں سے 36 شادیوں پہ یہ دونوں باتیں ضرور ہوتی ہیں، 100 میں سے 36 شادیوں۔ جی جی جی، اور پھر یہ جو مجرے ہو رہے ہوتے ہیں، ڈانس ہو رہے ہوتے ہیں، اس پہ نوٹ جس طرح پھینکے جا رہے ہوتے ہیں، اور جو وہاں پہ انتہائی بیہودہ اور بدتمیز حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنی ساری فیملیز اور ان کے پھر بچے اور نوجوان جو پھر رہے ہوتے ہیں ارد گرد، وہ کچھ بزرگوں کو نہیں یہ سمجھ آ رہی ہوتی کہ یہ ہماری اگلی نسل کیا سیکھ رہی ہے۔ وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایکسیپٹیبلٹی کا لیول اتنا بڑھ گیا کہ کچھ عرصہ پہلے تک اگر شادی بیاہ کی تقریب میں اس طرح کی کوئی حرکتیں ہوتی تھی وہ چھپ کے ہوتی تھی، لیکن اب تو سوشل میڈیا نے بالکل پنجابی میں کہتے ہیں چاکا ہی اتار دیا، وہ جھجک ہی ختم کر دی ہے لوگوں کی۔ وہ سوشل میڈیا پہ بڑے یعنی فخر کے ساتھ وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی دیکھیں ہمارے بزرگ بھی شامل ہیں، ہمارے ساتھ خوشی منا رہے ہیں۔ کون سی خوشی ہے یار؟ ہاں جی، اور ایسے بھی 5-6 بابے بھی ڈانس کر رہے ہوندے نے جنہاں نو فرشتہ سائیکل لے کے لب رہا ہوتا فرشتے دا دھیان نہیں نہ ہوندا کہ اتنا بزرگ بندہ ہے، ڈانس والیاں چ بھی ہو سکتا ہے، اوپر ایک تیرے مسجد دے بوئے کے کھلوتا ہوندا ہے کہ ادھروں نکلن کے اس ساری صورتحال کا میں نے بتایا نا کہ جس طرف تم اشارہ کر رہے تھے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کا، بالکل یہ بنیادی طور پہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو کنٹرول کریں۔ ان کی چشم پوشی کی وجہ سے نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی سٹیٹسٹکس ہے ہی نہیں ہے کہ ہمارے ہاں شراب نوشی ایک بڑا ذریعہ۔ اب دیہات میں ہمارے ہاں جب بچے نے کسی سے پوچھ لو جو اس عادت بد میں مبتلا ہے، اس سے پوچھو کہ آپ نے پہلی بار شراب کب پی تھی، وہ کہتے ہیں جی فلاں شخص کی شادی میں میں نے پی سب سے زیادہ۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 2010 میں پاکستان میں فی کس شراب کی جو پیداوار تھی وہ 0.1 لیٹر تھی، نہ ہونے کے برابر تھی۔ 2018 میں 1 لیٹر فی کس، سالانہ 1 لیٹر فی کس۔ اچھا، اب یہ جو میں فگر کوٹ کر رہا ہوں نا، یہ بھی قطعی طور پہ یہ مطلب ان اتھینٹک ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے۔ زیادہ تر شراب جو ہے، بلکہ ایک اندازے کے مطابق 70% شراب ہمارے ہاں یا تو دیسی بھٹیوں پہ تیار ہوتی ہے، جس کا لامحالہ نتیجہ جو ہے وہ آپ کے سامنے جی سر کہ خوشی والا گھر غمی میں تبدیل ہو گیا زہریلی شراب میں، زہریلی شراب، یا ایک بڑی مقدار میں سمگلڈ شراب آتی ہے دوسرے ملکوں سے جو کہیں پہ وہ کھاتوں میں نہیں آتی۔ آپ معافی چاہتا ہوں، میں یہ چونکہ بتانا خبردار کرنا مقصود ہے اس لیے بتا رہا ہوں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے بڑے پیارے آرٹسٹ دوست ایسے جو بیچارے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے صدقے ان کے تمام گناہ معاف کر دے۔ ایسا شخص بھی دیکھا ہے جو شراب پینے سے نہیں باز آ رہا اور آخر یہ ہوا ہے کہ اس کا کلیجہ پھٹ کے باہر آ، ایسے خوفناک واقعات بھی دیکھے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ویورز سے ہم ریکویسٹ یہی کرنا چاہتے ہیں کہ شادی بیاہ کے موقع پہ خوشی کا اظہار جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہمارے معاشرے کا بھی حصہ ہے، ہمارے دین کا بھی ہے کہ خوشی کا موقع ہے اس کو خوشی کے انداز میں سیلیبریٹ بھی کیا جائے۔ نقصان بھی ہوتے ہیں، شادی میں نقصان بھی ہوتے ہیں، پھر نہیں بات آتی۔ ہاں، لیکن بات یہ ہے کہ خوشی اور غمی دونوں چیزوں کو ایک سلیقے میں قید رکھنا، ایک دائرے کے اندر رکھ کے منانا، یہی ایک مومن کی پہچان ہے اور یہ پہچان برقرار رکھی جانی چاہیے۔ ابھی تو 2 میں نے عادتوں کا ذکر کیا ہے، ہوائی فائرنگ، یہ ہر شادی کا لازم و ملزوم حصہ بن چکا ہوا ہے۔ کتنی ہلاکتیں ہوتی ہیں، اموات ہوتی ہیں، حادثات ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنی ڈگر پہ قائم ہیں۔ یار یہ ہر چیز جو ہے پہلے بھی ہوتی تھی مگر ایک لائن ڈرا کی ہوتی تھی خاندانوں نے، فیملیوں نے، اور اس میں رہ کے بچے جو ہیں وہ بچیاں بھی، بچے بھی، خواتین بھی، مرد بھی، سارے اپنی اپنی خوشی مناتے تھے۔ اس میں یہ لڈی، چومر، گدہ، اپنا یہ جو کھٹک ڈانس، ہر صوبے میں ہر ثقافت ہماری کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی۔
मगर उसकी एक लिमिट लिमिट होती थी। खवातीन अपनी हाँ जी। पर्दा सही है। कहीं अपनी खुशी मना खुशी रही रहते हैं, हैं। बंदे जो हैं वो भी एक लिमिट में रह के अलग, अपनी हाँ खुशी जी। मना रहे हैं। इस तरह नहीं था होता जो अब होना शुरू हो गया। और तो बिल्कुल ही ईमान से लगता है कई घरों ने तो अल्लाह माफी दे लापाई दी है सारी। अच्छा, वो वही बात कानून नाफिज करने वाले इदारे, अब तुम देखो कि जहां भी आपको नजर आता है ना कि देहात में ये हरकतें हो रही हैं, बुनियादी जिम्मेदारी जो है, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पुलिस की होती है। और पुलिस हाँ इस जिम्मेदारी से किस तरह ओहदाबरा होती है कि पुलिस इस तरह की जब भी वारदात को उनके इल्म में आती है कि फलां जगह पे ये हो रहा है, तो उनके लिए ये वारदात नहीं होती, उनके लिए ये कोई खिलाफ वर्जी नहीं होती कानून की, उनके लिए दिहाड़ी का मौका होता है। वो कहते हैं फौरन जाओ, 10 से 15 हजार रुपए की दिहाड़ी लगाओ और खाना, और सबसे बड़ी बात है कि खुद भी बैठ के वो जो कुछ हो रहा होता है वो पहले खुद भी महसूस होते हैं उन और सारी ये जो दिहाड़ी लगाने हैं ये भी ये रहा माड़े बंदे देखो। जो तगड़े हैं ना वो तो उनको फोन कर देते हैं कि इधर ना आना काका। उसके बाद वो अपनी फायरिंग भी करते हैं, अपनी शराबें भी खोल सब लेते कुछ हैं, ही वो तो फिर कोई जाता ही नहीं। हाँ जी। सर जी, मैंने इधर लाहौर में शादी देखी है एक, रात को इतनी शराब चली, मैंने कहा ये इतने लोग तगड़े तो नहीं है। वाकई वो बात हुई, रात को इतनी शराब और सुबह रोटी के लिए पैसे नहीं है, वो गाड़ी के लिए पैसे नहीं है। हाँ जी हाँ जी, फिर सवेरे सारियां खाली बोतलां कट्ठियां करके कबाड़िए के बेच के ते गड्डी का किराया देंगे। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। बड़ा बड़ा अजीब काम इसने किया उस घर में। जब मैंने इसे मकान दिया, साल बाद मैं उधर गया हूँ, घर के बाहर बोर्ड लगा हुआ था, ग्राफिक एंड आर्ट सेंटर। गधों पे डिजाइन बनाने का काम करता रहा है। यार क्यों ऐसे इल्जाम लगा रहे हो जुनैद साहब? 5-6 माह ही मैंने किया ये काम खोतों पे डिजाइन बनाने का, फिर एक खोते ने मुझे दंदी काट ली थी, फिर मैंने छोड़ दिया। खोते ने खोता दंदी बड़े थे विस्की नु चढ़े। नाज़रीन, 80% किराएदार और मालिक मकान के दरमियान वही रिश्ता होता है जो सास और बहू के दरमियान होता है। आज इसी झगड़े को लेके हमारे शो में तशरीफ लाए हैं एक मालिक मकान और एक किराएदार। बहुत शुक्रिया जुनैद साहब, आपने मौका दिया है मुझे अपनी इल्तिजा बल्कि अपनी आहो बका सुनाने का। जुनैद साहब, सारी जिंदगी मेहनत की है जी जी जी। और जो जोड़ा है उसका एक मकान बना लिया 10 मरले का अपने घर के अलावा। तो उस घर को सोचा कि किराए पे चढ़ा के तो अपना किचन चलाता रहूंगा। जी बिल्कुल। एक दोस्त मुझे मिल गया, समीउल्लाह ने मुझे कहा कि मेरे को रिलेटिव हैं, उनको मकान चाहिए। तो कहीं देखते, मैंने कहा भाई मेरा है वही ले लो। कहने लगा चिश्ती साहब ये तो बड़ा अच्छा हो जाएगा अगर आप वाला मकान ही मिल जाए। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, वाह वाह, आप मेरे भाई हो। लो जी, उसने इस शख्स को मकान दिलवा दिया मेरे सामने। यकीन कीजिए मकान की बात करते हुए ये एक दफा भी नहीं आया। अच्छा। वो समीउल्लाह ही आता रहा। तो मैं उसी को देख के महसूस करता रहा कि कोई भले लोग ही होंगे। जी जी। मुझे जुनैद साहब मालूम होता कि मेरे घर में इस आसमानी बला ने उतरना है तो मैं कभी भी घर किराए पे ना देता। क्यों जी? आप कभी जाकर उस घर को देखें, यूं लगता है कि यहाँ बाकायदा 15-20 बंदे लगा के इसको खुरचा गया है, उसका सत्यानाश किया गया है। मैं तो हैरान हूं कि इन लोगों को रहने की तमीज नहीं है, या इनके नाखून कोई लोहे के हैं या इनके पांव कोई लोहे के हैं। ये क्या कर, फर्श का बेड़ा गर्क हो गया। जुनैद साहब, उस दौर में चिप्स का फर्श डलता था। मैंने वो बड़ा खूबसूरत डिजाइनों के साथ डलवाया। ये कमीज अपने आपके कुर्ते में भी चिप्स ही है। जी हाँ जी हाँ, जगह जगह से वो चिप्स इन्होंने तोड़ी है। साइडों पे दीवारें जो हैं वो जगह जगह से, एक तो खुर्ची हुई है, दूसरा जुनैद साहब कोई जगह ऐसी नहीं जहां पे इनके बच्चों ने और इनके घर वालों ने वो फूल बूटे नहीं बनाए। क्यों जी, बताएं। देखें चिश्ती साहब, जब आपसे हमने मकान लिया है तो एग्रीमेंट में आपने लिखा था कि हर साल टूट फूट की मरम्मत करवा के देंगे। ओ खुदा के बंदे, जितने लोगों के लिए तुमने घर लिया था
वो होते तो कोई टूट फूट को थोड़ी बहुत होती और मैं वो करवा भी देता। अच्छा। जुनैद साहब, मुझे मोहल्ले के लोग फोन कर करके कहते हैं कि चिश्ती साहब आपने उस घर में कोई मदरसा खुलवा दिया हुआ है। जब सैफुल्लाह ने मेरे साथ बात की थी उस वक्त उसने मुझे बताया था समीउल्लाह, सॉरी जी मैं माफी चाहता। समीउल्लाह ने मुझे कहा जी कि 3 लोग हैं, वो एक वो खुद हैं और एक उनकी बेगम साहिबा हैं और एक उनकी वालदा है। पता नहीं कहां से इसने बंदे बुलवा लिए हैं। इतने बच्चे जुनैद साहब, वाकई वो मदरसा लगता है। और मुझे तो यूं भी कई दफा लगता है कि इन्होंने कोई एका करके आपस में मेरा घर तकसीम करके किराए पे चढ़ाया हुआ। कौन सा मदरसा खोल लिया यार, रिश्तेदार हैं हमारे, पीछे से मिलने के लिए आ गए हैं। कौन किसी को मिलने के लिए नहीं आता? रिश्तेदार तो आते जाते रहते हैं, 2-3 दिन में चले जाएंगे, फिक्र वाली बात नहीं है। जुनैद साहब, ये बात मैं हर 3-4 महीने के बाद इससे सुनता हूं। और 7 साल हो गए इस शख्स ने मकान लिया हुआ है। अच्छा। इससे पूछे इसके जो रिश्तेदार हैं उनको सिर्फ इसी का मकान नजर आता है, वो इसी के घर आते हैं और कहीं नहीं जाते, उनकी कोई और रिश्तेदारी नहीं है। भाई खुदा का नाम लो, मकान का बेड़ा गर्क कर दिया हुआ तुमने। छतें, जुनैद साहब, मैं एक दिन चला गया, मुझे कहता है जी छत खराब हो गई हुई है। मुझे यही था कि थोड़ी बहुत कोई टूट फूट हो गई होगी, ऊपर वो टाइले वाले जो लगी हुई है शायद वो खराब हो गई हो, कोई ईंट वींट कोई उखड़ गई हो। ऊपर मैं गया हूँ जुनैद साहब, टाइले हैं ही नहीं। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा ये क्या करता रहा है छत पे। एक साइड पूरी कबूतरों का खोडा बनाया हुआ है, उसके लिए भाई तुमने मुझे पूछा ही नहीं, सारी छत तुमने तोड़ ली हुई है। ऊपर जुनैद साहब बड़े बड़े पिंजरे रखे हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे लग ही नहीं रहा कि मैंने कोई इंसानों को दिया हुआ, मुझे लग रहा है मैंने कोई जंगल के जानवरों को दे दिया। क्यों ये कबूतर परवरी का शौक है आपको? जी बाबूजी, मैंने तो 2-4 ही कबूतर पाले थे। कुछ आ जाते हैं, उनके साथ मिल जाते हैं, इसलिए बढ़ गए और 200-400 हो गए। सुन रहे हैं आप जुनैद साहब? चिड़िया घर खोला हुआ है इसने मेरे घर में। खुदा के वास्ते इसको मिन्नत समाजत करके मेरा घर खाली करवा दे, मैं बाज आया ऐसे किराए से। कैसे खाली कर दूं चिश्ती साहब, 10 साल का एग्रीमेंट है, रोज रोज मकान खाली करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये सुन रहे हैं जुनैद साहब? यकीन कीजिए 10 साल के बाद वहां सिर्फ प्लाट होगा, घर नहीं होगा। जो इन लोगों की हरकतें हैं। गलती की है ना आपने, पूरा 10 साल के एग्रीमेंट कर लिए। वो जुनैद साहब, मैं फंस गया उस समीउल्लाह का मुंह देख के। भला आदमी था, कई साल उसने मेरे साथ दफ्तर में काम किया, वो तो शरीफ बंदा था। अब मैं क्या करूं, वो तो मर गया हुआ है, मैं जाके कब्रिस्तान शिकायत करूं उसको? देखें जी, जब इन्होंने मकान दिया था उस वक्त ही उसकी खस्ता हालत थी। जुनैद साहब, इसे कसम उठवा के पूछे, जब मकान इसने लिया था इसने ये नहीं था कहा कि इस सारे इलाके में सबसे खूबसूरत मकान है। मुझे नहीं मिल रहा था, मैं उसकी तारीफ तो करनी थी। मैं क्या करूं? शुरू से ही 2 नंबर बंदा है। मुझे नहीं पता चला उस वक्त, मैं बोला आदमी फंस गया इसके पास। और एक और आपको बात बताऊं जुनैद साहब, इसने एक बाहर वाला जो कमरा जो ड्राइंग रूम था, इतनी प्यार से मैंने बनाया हुआ, उसमें छोटा सा काम भी शुरू किया हुआ है। वो क्या कि क्या काम करता है? निम्को पैक करता है जुनैद साहब। और जब किराया लेट करता है, मैं कहता हूँ यार तेरा अच्छा वाला साथ कारोबार भी है, तो कहता है ये कारोबार नहीं, मैं तो खुद खाने के लिए निम्को बनाता हूँ। बैग ते नहीं फड़िया जिन्हें जरदारी साहब के अकाउंट यही चेक करता इसमें एग्रीमेंट है भाई। चले चिश्ती साहब, मसाइल तो अपनी जगह, लेकिन इस बात पर भी शुक्र अदा करें अल्लाह का कि आपको कम से कम जो किराया है वो तो बर वक्त मिल जाता है ना। जी 4 दिन पहले मैं किराया दे। झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। जुनैद साहब हर दूसरे महीने ये किराया मिस करता है। इससे पूछे, हर 3-4 महीने के बाद 2 महीने का इकट्ठा किराया देना पड़ता है, इससे मिन्नतें कर करके वो। जी आप खुद दूसरे-तीसरे महीने इस्लामाबाद गए होते हैं। ऐसा चालाक आदमी है जुनैद साहब, इससे पूछें इस्लामाबाद मेरा सारा खानदान जाता है। मैंने उधर नौकरी की हुई है, मैं अपने को पैसे वैसे लेने आज बाद चला जाता हूँ। भाई घर में सारे हैं, बेगम मेरी हैं, तुम किराया तो जाके दो। नहीं आपने किसी से भी इसको पता चल जाए कि मैं घर में नहीं हूँ, अल्लाह का शुक्र करता है और किराया घर अपने ले जाता है। नहीं आपने पहले दिन ही कहा था कि मेरे बच्चों को किराया नहीं देना आपने। यार बच्चे मेरे जुआ खेलते हैं, बच्चों को क्यों नहीं देना किराया?
और ऊपर से जुनैद साहब घर में मशकूक लोग भी आते हैं। हाँ जी मेरे घर दे मशकूक लोग मेरा घर दरा आदम खेल बना हुआ है वहां बम बनते हैं खुदकुश जैकटें बनती हैं गरीब आदमी हूँ गडेरियों का मेरा कारोबार है मुच्छां तो इंज रखियां जिवें मुस्तफा कर तो बाद तेरा ही रकबा ज्यादा। ऊपर से जुनैद साहब हर 3-4 महीने के बाद कारोबार बदल लेते हैं। भाई रहने के लिए तुमने मकान लिया उसमें तुम तरह तरह के कारोबार खोल के बैठे हुए हो। ये 2 महीने पहले से गंडेरियां शुरू की हैं इसने। उससे पहले वो निमको वाली मशीन लगाई हुई थी। उससे पहले जुनैद साहब ड्राइंग रूम का गली वाला दरवाजा खोल के उधर चूल्हा रख के दुपट्टों को रंग भी करता रहा। यार तुम मेरे मालिक मकान हो या FBR के चेयरमैन हो मैं जो मर्जी कारोबार करूं तुम्हें किराया टाइम पे मिल जाता है बस। तुमने रहने के लिए घर लिया हुआ है कारोबार करने के लिए नहीं लिया हुआ। ਓਏ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਕੀਰ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਕੀਰ ਦਾ ਗੈਟਅਪ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ नहीं हो सकता है जुनैद साहब बड़ा बड़ा अजीब काम इसने किया उस घर में। जब मैंने इसे मकान दिया साल बाद मैं उधर गया हूँ घर के बाहर बोर्ड लगा हुआ था ग्राफिक एंड आर्ट सेंटर। गधों पे डिजाइन बनाने का काम करता रहा है। यार क्यों ऐसे इल्जाम लगा रहे हो जुनैद साहब 5-6 माह ही मैंने किया ये काम खोतों पे डिजाइन बनाने का फिर एक खोते ने मुझे दंदी काट ली थी फिर मैंने छोड़ दिया। खोते ਨੂੰ ਖੋਤਾ ਦੰਦੀ ਬੜੇ ਤੇ ਵਿਸਕੀ ਨੂੰ ਚੜੇ। और वैरायटी बड़ी है इसके कारोबारों में। ये गधे वाले कामों के बाद एक दफा मैं गया हूं तो बाहर लगा हुआ बोर्ड फजली साइंस एकेडमी। इसमें कौन सी अजीब बात है तालीम हमारे खून में दौड़ती है। मेरे दादाजी हेडमास्टर थे और फिर मेरा ख्याल है वो हेडमास्टर साहब फौत हो गए थे उस वजह से फिर तुमने एकेडमी बंद करके उसी ड्राइंग रूम में चूहे पकड़ने वाली खिड़कियां बनानी शुरू कर दी। ਓਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਵੀ ਏ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਸ ਘਰੋਂ ਸੱਪ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਸੱਪ ਮੁਫਤ ਫੜ ਕੇ ਲਾਈਦਾ ਅੱਗੇ 2.5-3 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ। हेलो असलम बेटा पुलिस स्टेशन ही जाओ दरखास्त लेके थे तो जुगता शुरू हो गए। चलो इस तरह करके देख लो मैं भी स्टे ले आता हूँ तुम्हारी 7 पुश्ते मुझसे मकान खाली नहीं करवा सकती। सबसे बड़ी धमकी किराएदार। नाज़रीन यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा। अच्छा भाईजान कव्वों का एका तो मशहूर था लेकिन ये तो कि किसी शौहर ने खुदकुशी का इरादा किया था तो उसने अपनी बीवी को ये तोहफे में दिए थे जूते। उसके बाद वो नहीं रहा। दिखाओ ये कौन सा खत और तेरा पड़ा हो जाए बकरी के खोर जैसी जूती बना दे। बकरी नहीं है भैंस का खोर है। ओए ऐसी तो सोनी नहीं सकती। मस्कूरा शौहर जो है वो अपनी बीवी को मुसलसल ये जिताता रहा कि आज तुम पतली लग रही हो आज तुम पतली लग रही हो। इस हरकत से पकड़ा गया। सैंडल वैसे भैंस के होते हैं वो बकरी के बूट होते हैं। हाँ जी छोटे बूट होते हैं बकरी के और भैंस के भी छोटे बूट ही होते हैं मगर वो उसके हुज्जे के मुताबिक होते हैं उसके पैर का साइज बड़ा होता है। यार अगर कोई मोटी औरत ये जूता पहन भी ले तो इतनी बड़ी हील जो है वो मोटी औरत तो नहीं पहन सकती। लॉजिकली गलत है। नहीं वो जो हील है ना ऊपर से पतली भी है वो जमीन में धनस जाएगी। चलो जो नहीं पसंद कोई होर डिजाइन देख लो। काका तो पिंक B2 9 नंबर छुट्टी। यार बस करे यार हम सब ने आखिर घरों को भी वापस जाना। अच्छा भाईजान फिर एक झूला। अच्छा और इस बार इन सच का हस्बे-हाल और चलते चलते छोटी सी बात ये कि अपने बच्चों को अमीर बनने का नहीं खुश रहने का तरीका बताएं ताकि बड़े होने पर उनको चीजों की कीमत का नहीं कद्र का एहसास हो। खुश रहें खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।